बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जब से इस बड़े बंगले में मेरी नौकरी लगी थी, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं परिस्तान में आ गया हूँ। परियां मेरे आस पास मंडलाती फिरती थी और उनको देख देख कर मैं अपने दिल को संभाला करता था। आखिर मुझ में भी अब जज्बात उभर रहे थे। मैं भी जवानी की दहलीज पे खड़ा था। कब तक खुद को रोक पाता, लेकिन ये परियां बड़ी ही संग दिल थी। दूर दूर से जलवे तो दिखाती थी पर कभी पास ना आने देती। पर आज जब एक लड़की मेरे पास आई तो मेरा दिल बेकाबू हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहा कि मेरे साथ घर के एक ख़ास कमरे में चलो, मुझे तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। अब उससे ज़्यादा ज़रूरी बात फ़िलहाल और कोई भी नहीं हो सकती थी। मुझे समझ आ गया कि इसने क्या बात करनी है। मैं उसका हाथ पकड़े दूसरा हाथ अपने दिल पे रखी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये रास्ता तो बड़ा ही कम था, लेकिन इस रास्ते में मैंने न जाने क्या क्या ख्वाब सजा लिए और कितने ही अरमान मेरे दिल में उबलने लगे। जब मैं कमरे के अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये सब क्या है। उसने कहा कि इसीलिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आए हैं। जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, पर वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। मैंने कहा कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझे जाने दो। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था क्योंकि सामने एक नहीं बल्कि पूरी 7। मेरा नाम नासिर है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से ही मेरा दिमाग दूसरी चीज़ों की तरफ लगा रहता था और मैं स्कूल से भाग जाया करता था। मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता, लेकिन मेरी माँ की ये ख्वाहिश उसके दिल में ही रह गई क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस रंगीनियों से मतलब था। मुझे लड़कियों को देखना बहुत अच्छा लगता था, जबकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। और अब जब बाप सर पे ना रहा तो माँ ने कहा कि इसी बात से मैं डरती थी कि तेरा बाप मर जाएगा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। तू पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब क्या करेंगे। मेरी 2 बहनें थी, लेकिन वो भी छोटी थी। उनकी शादी की उम्र तो नहीं थी, पर हो भी जाती तो तब भी मैं क्या करता। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था। मैं जगह जगह काम के लिए जाने लगा, मगर मेरी रेपुटेशन इतनी ख़राब थी कि मुझे काम नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक दफ़ा इसी चौक में खड़े होके मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था और उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उसने कहा कि अपनी उम्र देखो, अपने काम देखो। पर मैं क्या करता। वो मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी कि मेरे से रहा ही नहीं गया था। पहले मैं उसी चौक में अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। उस दिन के बाद से मेरा वहाँ से ठिकाना भी उठ गया और सब लोग ही मुझे मैली नजरों से देखते थे। मुझे पता था कि इस मोहल्ले में मुझे कोई काम नहीं देगा, पर फिर एक दिन एक अमीर आदमी चाय की दुकान के पास से गुजरा। उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी तो मैं उसकी गाड़ी के पास जाके खड़ा हो गया। उसकी गाड़ी के ऊपर कुछ लगा हुआ था। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उस चीज को साफ करने लगा तो उसने मुझे देख लिया। उसने कहा कि गाड़ी को साफ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मैं यूं ही दिए जाता हूँ। मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा, शायद वो मुझे गाड़ी साफ करने वाला समझा था। मैंने कहा कि जी मेहरबानी होगी आपकी, दे दे पैसे। तो उसने मुझे 300-400 रुपए ऐसे ही पकड़ा दिए। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं जाने लगा तो उसने कहा कि बस यही काम करते हो और कोई काम नहीं आता है। मैंने कहा कि कोई काम देता ही नहीं है, क्या करूं। उसने कहा कि दिखने में तो अच्छे भले घर के लगे हैं, इसलिए हालात अचानक से खराब हो गए हैं। उसने कहा कि मेरे पास एक काम है, करना चाहोगे। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे तो ये आदमी अच्छा लग गया था जिसने बिला वजह ही मुझे इतने पैसे दे दिए, तो फिर काम करता तो ये यकीनन अच्छे पैसे ही देता। उसने कहा कि मेरे घर पर एक नौकरी है, घर की चौकीदारी करने का काम है। तुम्हारी उम्र तो कम है, लेकिन दिखने में तुम बहादुर लगते हो। मैंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मेरे रहते हुए घर पे कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकेगा। उसने कहा कि घर को सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं बचाना, घर को अंदर के लोगों से भी बचाना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या मतलब, मैं ये बात समझा नहीं। उसने कहा कि नौकरी करना चाहते हो तो मेरे पते पे आ जाना। उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया। मैंने जाते जाते उसकी गाड़ी को देखा। मैंने कहा कि ये तो बड़ा सेठ है। जब मैं वापस घर गया तो मेरी अम्मी बैठी रो रही थी। उन्होंने कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि 2 मिनट रुके, मैं आता हूँ। वापस चला गया और जो पैसे मुझे सेठ ने दिए थे मैं उससे 2 वक्त की रोटी लेकर आ गया तो मेरी माँ खुश हो गई। उन्होंने कहा कि तुझे काम मिल गया। मैंने कहा कि हाँ माँ जी, मुझे काम मिल गया है, कल से मैंने जाना है। मेरी माँ भी बड़ी खुश हो गई। मैं अगले दिन उस बड़े साहब की कोठी पे पहुंच गया। घर तो बहुत बड़ा था और खुशी मुझे इस बात की थी कि गेट के पास एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था। इसका मतलब कि यहाँ पर रहने के लिए मुझे जगह भी मिल जाती। वैसे भी मेरा घर में क्या काम था, मेरी एक माँ थी, 2 बहनें थी, लेकिन मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चौकीदारी का काम करना है और आंखें बहुत ज्यादा खुली रखने की जरूरत है। तुम्हें महीने के 15,000 रुपए देंगे। मैं इस बात पर बहुत खुश हो गया, हमारा इतना ही खर्चा था। मैंने कहा कि मैं कब से काम पे आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चाहो तो आज से,
मैंने कहा कि बस समझे कि मैं आ गया हूँ। उन्होंने मुझे पहले महीने की तनख्वाह भी एडवांस में दे दी। उन्होंने कहा कि दिल लगा के काम करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। शाम हुई तो मैंने टेरिस पर देखा, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद मुझे किसी खूबसूरत लड़की का ख्वाब आ रहा है, क्योंकि ऐसी लड़कियां तो ख्वाबों ख्यालों में ही आ सकती थी। लेकिन वो वहीं पे खड़ी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। हवा चलने की वजह से उसकी जुल्फें उसके चेहरे पे उड़ उड़ के गिर रही थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। थोड़ी देर के बाद उसे कोई और लड़की बुलाने के लिए आई। वो उससे भी ज़्यादा हसीन लगती थी और एक लड़की नीचे खड़ी जो उन दोनों को आवाज़ दे रही थी। जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान रह गया। ये तीनों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। माली अपना काम कर रहा था। जो मैंने माली से पूछा कि ये तीनों कौन है, तो उसने कहा कि ये इस घर की मालिकन है, बड़े साहिब की बेटियां हैं। मैंने कहा कि अच्छा, अब मैं समझा कि ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्यों है। अमीर लोग तो खूबसूरत ही होते हैं, अपना ख्याल जो रखते हैं। वो तीनों कहीं जा रही थी, गाड़ी लेकर निकल गई। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा, शायद सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले नहीं था। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे बारे में कुछ ना सोचा होगा। और सोचे भी क्यों, मैं तो इस घर का नौकर था। जब ऐसे इंसान किसी को पसंद करता है तो उसे गलत फहमी होती है। वो सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो शायद वो भी मेरे बारे में सोच रहा होगा। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। मेरी उम्र ही ऐसी थी कि मैं ख्वाबो ख्याल में रहने वाला लड़का था, और फिर ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि इनको देख के किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं परिस्तान में आ गया हूँ और ये परियां हैं। इनके हंसने की, मुस्कुराने की, किलकारियां मारने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती थी। इनकी आवाज़ें सुन के मैं पागल हो जाया करता था, लेकिन अपने दिल को समझाकर ही रह जाता। एक दिन इनके वाली साहब लॉन में बैठे थे और इसीलिए मैं अपने काम को इस तरह से करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद अपने पास बुला लिया और कहा कि बैठो, और मेरे लिए भी चाय मंगवा ली। वो अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर में कुछ पुराना सामान पड़ा है, अगर तुम ले जाना हो तो तुम ले जा सकते हो। मैंने सामान की तरफ देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये सामान तो बिल्कुल भी पुराना नहीं था। मैंने कहा कि साहिब, आपका सामान तो अच्छे पैसों में निकल सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए था तुम ले जा सकते हो। मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं चाहिए होगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। उसने कहा कि गरीब लोग वफादार होते हैं, इसलिए तुम्हें काम पे रखा है। थोड़ी देर के बाद उसकी तीनों बेटियां भी वहां पर आ गई। मैं ज़मीन से उठ के एक तरफ हाथ जोड़े खड़ा हो गया। उसमें से एक लड़की ने कहा कि आपका ये नया नौकर तो बड़ा तमीज़ वाला है। सेठ साहिब ने कहा कि हाँ, तमीज़ वाला भी है और अच्छे ख़ानदान से भी है। अच्छे ख़ानदानों के लोगों में ऐसी ही तमीज़ होती है। अल्लाह तुम लोगों को भी तमीज़ दे। तुम लोगों का भी ख़ानदान अच्छा है, लेकिन तमीज़ तुम लोगों के अंदर नहीं है। उन्होंने तो मेरे सामने उनकी बेइज्जती कर दी। मुझे लगा कि वो इस बात को महसूस कर जाएंगी, और मैं दिल ही दिल में ये भी सोचने लगा कि सेठ साहिब ने अच्छा नहीं किया, पर उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने महसूस ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी दे दे, हमने सैर करने जाना है, तो साहिब ने फ़ौरन मना कर दिया और कहा कि कोई गाड़ी नहीं है, आराम से बैठ जाओ, शाम हो चुकी है, अब इसके बाद तुम लोगों ने कहाँ जाना है, अभी जाओगी तो वापस कब आओगी। उन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी, पर वो वापस चली गई। मैंने कहा कि आपकी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। सेठ साहब ने मुझे अचानक देखा। मैंने कहा कि अच्छी तरबियत की लगती हैं। मेरे मुंह से बात निकल गई थी, अब मुझे बात को कवर करना था। उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, वो सिर्फ शक्ल सूरत की अच्छी है, तरबियत की नहीं। और मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी कि तुम्हें चौकीदारी पे इसलिए रखा है कि तुम जवान हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है, मेरी बेटियों पर नज़र भी रखनी है, किसके साथ आती हैं, किसके साथ जाती हैं, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ भी आए तो उस लड़की का चेहरा भी याद रख लेना, क्योंकि मैं कभी भी तुमसे रिपोर्ट ले सकता हूँ। उन्होंने तो मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी थी कि जैसे बड़ी ज़रूरी बात है। शायद उनको अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं था, और वही हुआ कि सेठ साहिब ने तो उनको गाड़ी नहीं दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गाड़ी लिए दरवाजे पर आ गई और मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलें। मैंने कहा कि आपको तो गाड़ी नहीं दी थी, फिर आपने गाड़ी कहाँ से ली? लगता है उन्होंने चाबियाँ उठा ली थी, क्योंकि उनकी शक्लों से ये लग रहा था कि वो कोई बात छुपा रही है। मैंने कहा कि आप इधर ही रुके। मैं सेठ साहिब को फ़ोन करने लगा तो एक लड़की निकलकर मेरे पास आ गई और उसने कहा कि खबरदार, जो तुमने अब्बू को फ़ोन किया तो तुम्हारा काम है दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा खोलो, हमने जाना है, जल्दी करो। उसने मुझे 5,000 का नोट पकड़ाने की कोशिश की और मैंने नोट पीछे कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी वफादारी 5,000 तो क्या 5 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले सेठ साहिब से पूछ लूँ कि आप लोगों के लिए दरवाज़ा खोलूँ या नहीं। उन्होंने कहा कि दफ़ा हो जाओ पीछे, और ख़ुद ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे को ताला लगा हुआ था और चाबी मेरे पास थी। छोटा सा दरवाज़ा ही खुला हुआ था।
जिससे लोग आना जाना करते थे और उसमें से वो गाड़ी समेत तो नहीं निकल सकती थी। उन्होंने कहा कि चाबी देती हो या नहीं। मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने मुझे कहा जाने वाली नज़रों से देखा और कहा कि ये तो बड़ा ही बदतमीज़ है। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, हमारा प्लान रह गया है, हम वापस जा रहे हैं। इसका मतलब यही था कि वो चोरी चोरी जा रही थी, तभी तो गाड़ी को इतनी कम रफ्तार में चला के लाई थी ताकि शोर ना करे, जबकि जगह तो यहाँ काफ़ी खुली थी। खैर वो वापस चली गई। मैंने फिर भी फ़ोन करके सेठ साहिब को ये बात बता दी क्योंकि मैं अपने नंबर बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया तुमने, बस इसी तरह मुझे बता दिया करो, ये कोई टाइम नहीं है बाहर जाने का। 2 दिन बाद सेठ साहिब की तबीयत बहुत ख़राब होगी। उन्होंने मुझे ही फ़ोन किया। मैं फ़ौरन उनके कमरे में चला गया। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। उन्होंने कहा कि दराज में दवाई पड़ी है, बस वो मुझे दे दो। मैंने उनको दवाई दे दी और मुझे ये भी कहा कि थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ, कहीं मेरी तबीयत फिर से ख़राब ना हो जाए। मैं हैरान था कि उनकी 3 जवान बेटियां हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते। वो भी तो परेशान होगी कि उनके बाप की तबीयत ख़राब है। मैंने ये बात कर दी तो उन्होंने कहा कि उनको कोई सरोकार नहीं मेरी बीमारी से। मैं गरीब आदमी का बेटा था, मैंने इस पहले दिन से दौलत नहीं देखी थी। खुद सब कुछ कमाया है, लेकिन वो अमीर बाप की बेटियां हैं, पहले दिन से उन्होंने दौलत देखी है। उनको क्या पता तंगी क्या होती है, भूख क्या होती है। वो तो बस ज़िंदगी के मज़े लूटने के लिए आई हैं। मुझे अपनी बेटियों पे शक है। मुझे लगता है कि उन सब का किसी के साथ ताल्लुक है। मुझे लगता है कि मेरी बेटियां जिनाकारी में मुलविस है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपकी बेटियां हैं, आपका खून है उनके अंदर। उसने कहा कि बात सिर्फ खून की नहीं, तरबियत की होती है, और इनकी माँ भी ऐसी ही थी। उसको भी जिंदगी से और कोई मतलब नहीं था, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, बस पैसे उड़ाती थी, मजे करती थी, शॉपिंग करती थी। उसी ने इनकी तरबियत ऐसी की है। उसने इनके दिमाग में ये बात डाली है कि कुछ भी हो जाए अपनी ज़िंदगी को जीना और अपनी आज़ादी को ख़त्म ना करना। और वो भी इस दुनिया से अचानक ही चली गई क्योंकि एक हादसे का शिकार होगी, वरना अभी वो भी उनके साथ मिली होती और इस घर में 3 की जगह 4 मुसीबतें होती। मुझे लगा कि वो बीमार है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। लेकिन फिर बाकी नौकरों ने भी कहा कि बड़े साहिब ने अपनी बेटियों को कई दफ़ा इस तरह की हरकतें करते हुए पकड़ा है। एक दफ़ा तो बहुत बड़ा मसला बन गया था, पुलिस केस हो गया था, लेकिन बड़े साहिब ने अपना रोब इस्तेमाल किया और अपनी बेटियों की जान बचा के ले आए। इसलिए तो तुम जवान को रखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो चौकीदार था वो बूढ़ा था, वो सोया रहा और उसे पता भी ना चला। बात कुछ इस तरह की होगी थी कि जब से मैं नौकरी पे गया था, साहिब की बेटियां जैसे इस घर के अंदर कैद होकर रह गई थी, क्योंकि जैसे भी हालात होते वो कहीं भी जाने की कोशिश करती तो मुझे बताकर ही जाना पड़ता था। मैं फौरन सेठ साहिब को फ़ोन कर देता था। उस कमरे में एक इंटरकॉम पड़ा था और उसके साथ ही मैं राब्ता करता था। अगर वो कहते कि जाने दो तो मैं जाने देता, नहीं तो मैं गेट नहीं खोलता था और चाबी मेरी जेब में होती थी। मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं ही इस घर का मालिक हूँ, क्योंकि इस घर में जो भी आता जाता था मेरी मर्जी से ही आता जाता था। सेठ साहिब बीमार थे, वो खुद भी ज़्यादा नहीं जाते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने अपनी आंखें खुली रखनी है, और मैंने इस काम को बड़ी संजीदगी से किया था। सेठ साहिब ने मुझे काफ़ी सारा सामान दिया, मेरा घर सामान से बढ़ गया। हम गरीबों के लिए तो ये सामान बिल्कुल नया था। इन्होंने मुझे 15,000 महीने पे रखा था, लेकिन आते जाते भी वो मुझे कुछ ना कुछ दे जाते और मेरा महीना 20 से 25,000 रुपये भी चला जाता। मेरी अम्मी और बहनें भी बहुत खुश थीं। मैं घर में पैसे ला रहा था। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी तुम घर में इतने पैसे लेके आ रहे हो जितने आजकल पढ़े लिखे लोग कमाते हैं। मैंने कहा कि बस किस्मत की बात होती है माँ, और मैं हर तरह से खुश था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आने वाला है, और वो तूफ़ान इन्हीं लड़कियों की वजह से आएगा। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, आंखें सेकने के लिए अच्छा सामान था, क्योंकि जाहिर है वो मेरी नहीं हो सकती थी और उनका मेरे से कोई वास्ता भी नहीं हो सकता था। लेकिन दूर दूर से देखता था तो अच्छा लगता था, रौनक लगी रहती थी, टाइम गुजर जाता था। वरना एक चौकीदार के पास करने के लिए होता ही क्या है। मैं फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करता था और मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन वैसे भी नहीं था। अब उन लड़कियों ने बाहर आना जाना बहुत कम कर दिया था। उनकी बड़ी वाली बहन ने तो बिल्कुल ही बाहर आना जाना कम कर दिया था। वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे सेठ साहिब ने कहा कि जब से तुम आए हो लगता है ये भी सीधी हो गई है, जाहिर है कहीं जाएगी नहीं तो कुछ गलत भी नहीं होगा, घर में रहेगी तो महफूज रहेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैद करके रखना पड़ता है, इसी में उनकी भी भलाई होती है और बाकियों की भी। बात बहुत बड़ी अजीब थी, लेकिन मेरी बेटियां इसी काबिल है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन शाम का टाइम था, सेठ साहिब भी घर पे नहीं थे और मैं गेट के आगे ही बैठा था। आज मौसम भी कुछ परेशान सा लग रहा था। सुना था कि आज पूरे मुल्क में हड़ताल है और सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं।
नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए आज का दिन बड़ा ही बोरिंग था, गुजर ही नहीं रहा था। साहिब भी घर बैठे बैठे बोर हो गए तो वो अपने एक दोस्त के घर चले गए। उनके पास तो अपनी गाड़ी थी नहीं, तो आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी। मैं खैर से बैठा ही था कि उनकी छोटी बेटी मेरी तरफ आने लगी। मैंने कहा कि अब इसको क्या हो गया, ज़रूर कोई काम करने आई होगी। लेकिन आज नौकर भी छुट्टी पे था और शायद उसने कुछ मंगवाना था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा काम यहाँ पे बैठना है, इनका सामान लाना नहीं। उसने कहा कि मुझे तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, ज़रा मेरे साथ आओ। अभी उसने ये बात बोली, साथ ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान रह गया। उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है, मुंह से बोलो, मुझे कहाँ लेके जा रही हो। उसने कहा कि बात ही ऐसी है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ साथ ले जाने लगी। मैंने कहा कि आराम से, मैं आ रहा हूँ। वो तो मुझे घर के अंदर लेकर जा रही थी और थोड़ी देर के बाद ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो तो मुझे अपने कमरे में लेके जा रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है, जो भी कहना है इधर ही कह दो। मुझे लगा कि ये लोग मुझसे जान छुड़वाने के लिए कोई प्लान बना रही हैं, मुझे कमरे में ले जाएं और बाद में कहें कि इसने तो हमारी इज्जत पे हमला कर दिया है और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। अगर मैं नौकरी से निकल जाता तो मैं तो बर्बाद हो जाता। मेरा घर भी चल रहा था और मेरी इज्जत भी बनी हुई थी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कमरे में नहीं आऊँगा। तो वो मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गई और सामने का मंजर देख के मैं हैरान रह गया। उसकी बड़ी बहन के यहाँ विलादत होने वाली थी। वो बहुत तकलीफ़ में थी, शायद वो माँ बनने वाली थी। इसका मतलब कि सेठ साहब की बात बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा किया था, तभी तो उनके साथ सब कुछ हुआ था। वो दर्द से चिल्ला रही थी। उसने कहा कि कुछ भी करो, लेकिन किसी तरह या तो किसी डॉक्टर को ले आओ या हमें बाहर ले जाओ। गाड़ी तो सेठ साहब ले गए। मैंने कहा कि अपने बाप को फ़ोन करो, वही मदद करेगा। उन्होंने कहा कि उनको नहीं बता सकते, अल्लाह के नाम पर मदद कर दो। मैंने कहा कि तुम लोगों ने उल्टे काम किए हैं, अब अल्लाह के नाम पे मदद मांग रहे हो। उसने कहा कि उल्टे काम किए हैं तो हम सज़ा के हकदार ज़रूर हैं, लेकिन ये बात तो गलत है ना कि हमारी जान चली जाए। हमारी बड़ी बहन है, ये मर जाएगी, इसको कुछ हो जाएगा, फिर तुम बड़े साहब को क्या जवाब दोगे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी निकाल देता हूँ। दूसरी गाड़ी को निकाला तो हम उस लड़की को अस्पताल ले गए। अस्पताल गए तो पता चला कि वो माँ तो बनने वाली थी, लेकिन अभी बहुत शुरू के दिन थे और वो बच्चे को ख़त्म करना चाहती थी। इसलिए उसने कोई दवा खा ली थी जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही बुरी होगी। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सेठ साहिब को भी बताना पड़ गया, क्योंकि जब वो घर पे आए तो घर पे ना मैं था और ना ही उनकी बेटियां। वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे। फिर मैंने उनको हकीकत बता दी। वो परेशान हो गए और बाकी सारा कुछ भूल गए और इस बात के लिए परेशान हो गए कि कहीं उनकी बेटी की जान ही ना चली जाए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी का हाल बहुत बुरा है, इसने अपने साथ जो किया बहुत बुरा किया। पता नहीं कौन सी दवाई खा ली, वो भी ऐसे वक्त पे जब इसे नहीं खानी चाहिए थी। हम शायद इसको ना बचा पाएं। आप लोग थोड़ी देर के लिए इसके पास बैठ जाएं, वो आप लोगों को बुला रही है। ये लोग अंदर चले गए और अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। वो माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपनी हदूद को पार करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी बहनों को भी समझा रही थी कि अल्लाह ने हुस्न दिया है तो इस पे गरूर मत करो, उल्टे सीधे काम नहीं करो, अपनी हदूद में रहो। औरत जब तक अपनी हद में रहती है तभी महफूज रहती है। थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाल दिया और 15 मिनट के बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो उसने कहा कि हम आपकी बहन को नहीं बचा पाए, वो इस दुनिया में नहीं रही। उसका इतना ज़्यादा खून ज़ाया हो गया था कि उसकी जान चली गई। दोनों बहनें बुरी तरह रोने लगी और सेठ साहिब भी अपना सर पकड़े बेंच पर बैठ के मैं उनको तसल्ली देने लगा। उन्होंने कहा कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। लाख समझाता था मैं इनको, ऐसा भी कौन सा हुस्न आ गया था इन पे जो इनसे संभाला नहीं जा रहा था। वो दोनों लड़कियां सेठ साहिब के कदमों में बैठ गई और उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दे, हम दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। हमें बड़ा अफसोस है, हमने सबक सीख लिया है। हमारी इतनी प्यारी बहन इस दुनिया से चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। सेठ साहिब ने उनके सर पे हाथ रखा, इसका मतलब यही था कि उन्होंने माफ़ कर दिया। इसके बाद से वो दोनों बहनें बहुत ही अच्छे तरीके से रहती थीं। उन्होंने सारे उल्टे सीधे काम छोड़ दिए थे और अब हिजाब पहनना भी शुरू कर दिया था। एक बहन गवा के ही सही, पर उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। मैं भी वहीं पे काम करता हूँ और मेरा घर भी अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं भी किसी को मैली नज़र से नहीं देखता, क्योंकि मुसीबत कभी भी किसी पे भी आ सकती है। दोस्तों, ऐसी सच्चे वाक़यात और सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।